एवरीवन, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे पार्ट परफॉर्मेंस यानी कि भागिक पालन। तो क्या होता है, तो 53 सेक्शन बताता है भागिक पालन के बारे में। तो इसके अनुसार जो इसके उपबंध है, सबसे पहले हम देखते हैं ये सब प्रतिफल अंतरिति के अधिकारों को न्यून नहीं करते हैं और न ही तत्समपूर्वक दिवाला संबंधी विधि का प्रभाव डालते हैं। तो क्या कहता है सेक्शन 53 सब प्रोविजन, इसके द्वारा किसी ऐसे अंतरिति के हितों को संरक्षण दिया जाता है जिसने किसी संविधान में सद्भावपूर्वक हिस्सा लिया हो। मतलब ये कि जिसे कपट का पता ही ना हो, जिसने सद्भावपूर्वक किसी अंतरण में हिस्सा लिया हो। तो अंतरणकर्ता ने सामान्य व्यवस्था के किसी तकनीकी भाग का बहाना लेकर उसे परेशान करने की योजना पहले से बना रखी हो और अंतरिति को इसका पता ना हो। भागिक पालन है, इसका सिद्धांत का जन्म जो होता है इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रॉड के विरोध में सामयिक न्यायालय द्वारा हुआ है। ठीक है, और 53A के आवश्यक तत्व देखते हैं। तो इसमें संविदा एवं कब्जा प्रमुख रूप से आते हैं। ठीक है, इसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और प्रॉपर्टी पर पोजीशन होना चाहिए। और दान के मामले धारा 53A के दायरे से बाहर होते हैं। ठीक, क्योंकि दान इसमें नहीं आता है, ये कॉन्ट्रैक्ट है और पोजीशन भी इसमें दिया जाता है। पट्टा कब्जा सहित बंधक तथा बंधक आदि में 53A लागू होगी। ठीक है, दान में लागू नहीं होगी, जबकि पट्टा कब्जा सहित बंधक तथा बंधक आदि में लागू होगी। कब्जा यानी पोजीशन धारा 53A का मेरुदंड है। कब्जा लेना या देना दोनों ही भागिक अनुपालन है। तो जवाहरलाल बादवा बनाम हरिपाल चक्रवर्ती AIR 1989, इस मामले में कहा गया कि अंतरिति को और बातों के साथ साथ संविदा के अपने भाग का पूरा करना चाहिए या पूरा करने के लिए रजामंद होना चाहिए। मतलब ये कि भागिक पालन तभी समझा जाएगा कि जो अंतरिति है उसने अपनी पार्ट परफॉर्मेंस या कुछ अपनी तरफ से कार्य कर दिया हो, तो उसे भागिक पालन माना जाता है। मालगुजारी की पेशगी अदायगी पूर्व भुगतान भागिक पालन नहीं होता है। अब इसके अपवाद देख लेते हैं 53A के। तो भागिक पालन दो परिस्थितियों में नहीं लागू होता है। नंबर 1, जबकि भागिक पालन सिद्धांत के प्रयोग के प्रतिकूल मूल समझौते में कोई ही व्यवस्था हो और प्रतिफल एवं बिना नोटिस के का क्रेता होना। यदि A तथा B दोनों के बीच कोई लिखित संविदा हुई, B ने कब्जा ले लिया परंतु विलेख की रजिस्ट्री नहीं हुई। A तथा B ने यह स्पष्ट करार कर लिया कि उसके संबंध में के जो सिलसिले हैं उनमें भागिक पालन लागू नहीं होगा, जबकि उनका समझौता प्रवर्तनीय होगा। और इस पर बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है प्रबोध कुमार वर्सेस दंतमारा टी कंपनी। इसमें पीवी काउंसिल के द्वारा ये वाद निर्णय किया गया था और इस बात का इसमें कहा भागिक पालन की जो प्रकृति संबंधी विवाद से है जो संबंध है। और आंग्ल विधि में भागिक पालन का आचरण सामयिक दायित्व को ही संरक्षण देता है। ठीक, और जबकि धारा 53A में निहित मान्यता विधिक एवं व्यवस्था जन्य है। आंग्ल विधि में कैसा है, सामयिक दायित्व है, जो कि 53A में कैसी मान्यता है, विधिक एवं व्यवस्था जन्य है। आंग्ल विधि में भागिक पालन का सिद्धांत मौखिक एवं लिखित दोनों संविदाओं के मामलों में लागू होता है, जबकि संपत्ति अंतरण अधिनियम में सिद्धांत का प्रयोग केवल लिखित संविदाओं तक ही सीमित है। ठीक है, इंग्लिश विधि में कैसा है, मौखिक और रिटन दोनों है, जबकि TPA में कैसा है, ओनली रिटन। संपत्ति कुछ प्रश्न कोश है वो देख लेते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की परिभाषा अधिनियम की किस धारा में दी गई है, तो धारा 5 में दी गई है। क्या अंतरणकर्ता स्वयं को भी संपत्ति अंतरित कर सकता है, तो हाँ बिल्कुल कर सकता है धारा 5 के अकॉर्डिंग। और स्वयं को यानी टू हिमसेल्फ शब्द को संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 में किस संशोधन अधिनियम द्वारा अंत स्थापित किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 1929 के अमेंडमेंट द्वारा। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और किन मामलों में अंतरणकर्ता स्वयं को भी संपत्ति अंतरित कर सकता है, तो कौन से मामले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो हो गए न्यास के मामलों में, न्यास का सर्जन करने वाला व्यक्ति स्वयं को न्यासधारी ट्रस्टी नियुक्त कर सकता है। और इसी तरह वक्फकर्ता स्वयं को मुतवल्ली नियुक्त कर सकता है। मंदिर का संस्थापक अपने को ही सेवायुक्त नियुक्त कर सकता है। और इन सभी मामलों में संपत्ति का अंतरण स्वयं को किया जा सकता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, क्या प्रत्येक वैधानिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जीवित व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं, तो प्रत्येक वैधानिक व्यक्ति वाले जो लीगल पर्सन है जीवित व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं, किंतु संपत्ति अंतरण अधिनियम के सिद्धांत तत्सम प्रबंध विशिष्ट विधियों के प्रावधानों को संशोधित करने वाले नहीं माने जाएंगे। अतः जीवित व्यक्ति शब्द धारा 5 में विशेष अर्थों में प्रयोग किया गया है। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम में संपत्ति को किस भाव में प्रयुक्त किया गया है, तो संपत्ति अंतरण अधिनियम में संपत्ति का भाव हित या अधिकार के रूप में प्रयोग किया गया है। संपत्ति में क्या शामिल है, तो विमोचन की
साम्य, निहित हित, संपदा में हिस्सा, सेवायत का पद, हिंदू विधि में मूर्ति, हाट या बाजार आश्रित हित, ये शामिल हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है, किस या किन संव्यवहारों को संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन अंतरण नहीं माना जाता है। तो निम्नलिखित संव्यवहारों को संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की दृष्टि में अंतरण नहीं माना जा सकता है। नंबर 1, पारिवारिक बंदोबस्त, समर्पण एवं परित्याग, बंटवारा, सुखाधिकार का सृजन। ठीक, ये संपत्ति अंतरण के अंतर्गत अंतरण नहीं है। कौन सा? पारिवारिक बंदोबस्त, समर्पण एवं परित्याग, बंटवारा और सुखाधिकार का सृजन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है। ठीक, और नेक्स्ट है, कौन सी संपत्ति अंतरण अधिनियम की दृष्टि में संपत्ति नहीं है। तो यदि कोई पदार्थ स्वभावतः अंतरणीय नहीं हो तो उसे संपत्ति कहा ही नहीं जा सकता। ठीक है, यदि कोई पदार्थ स्वभावतः अंतरणीय नहीं हो तो उसे संपत्ति नहीं कहा जा सकता और उसका अध्ययन संपत्ति अंतरण अधिनियम में नहीं हो सकता है। यही कारण है कि सागर का जल, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की रोशनी, स्वतंत्र हवा, प्राकृतिक सौंदर्य का उपभोग आदि दैनिक प्रयोग में आने वाली अनेक वस्तुएं संपत्ति नहीं कही जा सकती, क्योंकि इनका अंतरण नहीं किया जा सकता। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 6 में क्या उपबंध समाविष्ट है। तो धारा में संपत्तियों का उल्लेख किया गया है जो अंतरित नहीं की जा सकती। ठीक है, ये बताता है सेक्शन 6। क्या धार्मिक मूर्त प्रयोजनों के लिए संपत्तियों का अंतरण किया जा सकता है। तो बिल्कुल नहीं। अनुयोज्य दावे का अंतरण किया जा सकता है। तो हाँ, अनुयोज्य दावे का अंतरण किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू 130 सेक्शन। पेंशन और वृत्तिकाओं का अंतरण कब तक निर्बंधित है। तो जब तक ये असंगत रहती है, जैसे ही संगत हो जाती है इनका अंतरण किया जा सकता है। क्या अनैतिक उद्देश्य के लिए संपत्ति का अंतरण करना संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन वैध अंतरण है। तो नहीं। ठीक है, तो अनैतिक उद्देश्य के लिए कोई अंतरण नहीं किया जा सकता है, वो वैध नहीं होगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 के अनुसार क्या अंतरित नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले मूल से जुड़ी कानूनी प्रसंगतियों का तात्पर्य है तो धारा 6 के अनुसार निम्नलिखित का अंतरण वैध नहीं होगा। एक तो है संभावनाओं का अंतरण। ठीक है, संभावना मात्र का अंतरण कैसा हुआ तो ये अंतरण होगा। दूसरा, केवल पुनः प्रवेश करने का अधिकार, ओनली री एंट्री का राइट नहीं किया जा सकता है। सुखाचार से पृथक अंतरण, यदि सुखाचार से जुड़ा है तो किया जा सकता है, लेकिन उससे पृथक है तो नहीं किया जा सकता है। व्यक्तिगत अधिकार भी नहीं किया जा सकता ट्रांसफर। भरण पोषण का अधिकार नहीं किया जा सकता। केवल वाद लाने का अधिकार नहीं किया जा सकता। लोकपद नहीं किया जा सकता। पेंशन या वृत्तिकाओं का अंतरण नहीं किया जा सकता। ऐसे अंतरण जो हित प्रभावित हो, वह प्रकृति विरुद्ध हो या भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत उद्देश्य प्रतिफल विधि विरुद्ध हो या ऐसे अंतरण का अंतरित विदित निरहित हो तो वह नहीं किया जा सकता। अंतरण खेतीहर पट्टों या पट्टाधारी काश्तकारों के कुछ अधिकारों का आरक्षण। संपत्ति का अंतरण करने में कौन व्यक्ति सक्षम माना गया। तो हर व्यक्ति जो संविदा करने में सक्षम हो अंतरणीय संपत्ति का हकदार अंतरण करने के लिए प्राधिकृत हो संपत्ति का अंतरण कर सकता है। नेमो डेविड गॉर्डन हैबिट का सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 किस धारा में समाविष्ट है। तो धारा 7 में है। और इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है जो वस्तु अपने पास न हो उसे दिया ही कैसे जा सकता है। अर्थात अंतरित संपत्ति पर यदि अंतरणकर्ता का अधिकार न हो तो उसके द्वारा किया गया अंतरण प्रभावहीन होगा। और संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 8 किस सिद्धांत पर आधारित है। उक्त धारा इस सिद्धांत पर आधारित है कि सहायक अनुषंगी प्रसंगतियाँ मूल का अनुगमन करती हैं। भूमि से संबंधित अनुषंगी प्रसंगतियाँ कौन सी हैं। तो उससे संबंधित सुखाचार, अंतरण के पश्चात प्रोद्भवन, उसके भाटक लाभ और भूमि से जुड़ी हुई सब चीज़ें। भूबद्ध मशीनरी के साथ जुड़ी सहायक प्रसंगतियों में क्या उसके जंगम भाग आदि आते हैं। तो हाँ, आते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।